जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अब ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको मिलती है सभी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस। और मैं आशीष बाके आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैथ्स की कुछ टॉपिक्स, कुछ क्लासेस, जिसमें हमारा पिछला टॉपिक आप देख रहे थे, पिछले वीडियो में प्रतिशत चल रहा था, जहां पर हमने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा और हम लोग उसे कितने शॉर्ट रूप में कर सकते हैं उस चीज को समझा। उसी बेस पर हम फ्रेशर्स और बेसिक लेवल के आज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ट्रिक याद रखने से अच्छा है एक मास्टर की, तो वह मास्टर की हम लोग आज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके छोटे रूप को कितने कम समय में किया जा सके उस चीज को आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पहले नंबर पे आता है आपका सरलीकरण या फिर सिंप्लीफिकेशन वाला रूप, तो वह मैंने पहले क्वेश्चन में आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने दिखाया हुआ है आपको न्यूमेरिकल यानी कि नंबर सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, ये संख्या पद्धति का कोई क्वेश्चन आता है तो वो सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, आती है बात तीसरे नंबर पे जो कि इबारती वाला है, तो इबारती वाला होगा आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हुए हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ एक रुख कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा कुछ इस तरह से कि 420 का 42 सही 6/7% धन या प्लस 486 486 का 33 सही 1/3% माइनस 121 का 18 सही 2/11% माइनस 600 का 3 सही 1/3%। देखने में बहुत बड़ा लगता है कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हम लोग इसको आज समझने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 420 का 42 से 6/7%। थोड़ा सा यदि आप लॉजिक लगाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 42 है और ये जो 6 है, ये दोनों क्या है आपके 3 के गुणज है। क्या है? 3 के गुणज है। ठीक है, यानी कि जब मैं इन दोनों को 3 से विभाजित करता हूं तो मेरे सामने क्या आता है? मेरे सामने आता है 14 सही 2/7 और मैं यदि 3 का गुणा कर दूं, ये बात समझ में आ रही है आपको? सीधा सा कहने का मतलब है कि मैं यदि 14 सही 2/7 का 3 गुना करूं तो मेरे को ये मिलता है। ठीक है, तो क्या करूं मैं कि 3 को अलग ही कर लूं और 14 से 2/7 को 1/7 के रूप में लिख लूं, तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने लिखा 3 गुणित 1/7, ये थी वैल्यू परसेंटेज में और ये वैल्यू होगी आपके किस रूप में? ये वैल्यू होगी आपकी फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर परसेंट को सीधे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं, कितना? 3/7। ये हो गया, क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। प्लस आगे लिखा हुआ है 486 का 33 से 1/3%। तो 486 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और पिछली क्लास में आप लोग देखा होगा कि 33 से 1/3% को हम लोग ने कैसे परिवर्तित किया था फ्रैक्शन के रूप में, वो था 1/3 के बराबर, तो मैंने यहां लिख दिया 1/3। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां लगा हुआ है माइनस 121 का 18 से 2/11%। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि ये दोनों 3 के गुणज हैं, तो यहां पर भी देखा मैंने कि मैं यदि यहां पर 2 को यदि गुणज मानता हूं तो 2 9 18 और 2 एकम 2 यानी कि ये भी 2 का गुणज है। तो सीधी सी बात है, ये जो रूप होगा आपका किस रूप में होगा? 2 गुणित 9 सही 1/11%। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएं, थोड़ा समझे उस चीज को कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जब 9 से 1/11% में 2 का गुणा करता हूं तो 18 से 2/11% हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो मैं क्या करूं, यहां पर सीधे 9 से 1/11 को 1/11 ही लिख दूं और 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? गुणा में 2/11 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। आगे चलते हैं। माइनस मैंने लगाया 600 का 3 से 1/3%। अब एक बात बताइए, मैंने ये कभी नहीं बताया आपको कि 3 से 1/3% को क्या करता है, तो क्या आपको परिवर्तित करते नहीं आता क्या? हम लोग को बिल्कुल आता है। मैंने जहां पर देखा कि 3 से 1/3% की बात हो रही है, ये है एक मिश्र भिन्न, इसको मैंने विषम में बदला, तो 3 3 9 और 1 10, तो 10/3%। ठीक है, और प्रतिशत की बात आती है, प्रति मतलब बटा और शत यानी होता है 100, तो मैं क्या करूंगा? परसेंट हटा के क्या कर दूं, इसमें 1/100 का गुणा कर दूं या डायरेक्ट 100 से भाग दे दूं? कुछ गलत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने क्या किया, यहां से
एक शून्य से एक शून्य काटा तो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/30 आ गई। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको 1/30 लिख सकता हूँ क्या परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये जो बड़ा सा हमारे पास सवाल था, ये भयावह सा सवाल था जो आज हमारे किस रूप में आ गया है, फ्रैक्शन के रूप में, छोटे रूप में आ गया, जहां हम देखते ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट काटा पीटी पे आ जाते हैं। देख लिया मैंने कि 7 से काटा, 7 6 42 यानी क्या हो गया आपके पास 60, 3 से काटा मैंने इसको क्या हो गया 16 यानी कि 162। आई बात समझ में? फिर मैंने 11 से काटा तो ये कट जाएगा दोस्तों 11 से 11 बार में, क्योंकि 121 11 का वर्ग होता है। आई बात समझ में? आगे जब मैं चला तो 30 से काटा, ये कितनी बार में कट गया आपके पास 20 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो मेरे पास अब क्या वैल्यू आई 60 गुणित 3 यानी 6 18 और ये आपके सामने हो गया 180। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आगे चलते हैं 162 एज इट इज आया क्योंकि हमने 300 डायरेक्ट काट दिया इसको। है बात समझ में? जब मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास क्या आ गया 11 दूनी 22, तो माइनस क्या हो गया आपके पास 22 हो गया। फिर मैंने चला 30 से इसको काटा था 20 बार में, तो फिर माइनस आ गया मेरे पास 20। अब फटाफट हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 342 आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर मैंने 22 और 20 को जोड़ा तो वो कितना हो गया 42 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं चिन्ह बराबर हो तो क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में? अब 342 में से सीधे 42 को माइनस करूंगा दोस्तों तो आपके सामने एज इट इज आंसर आ जाएगा, जो क्या होगा आपके पास 300 होगा। आई बात समझ में? तो जैसा हमने परसेंटेज के रूप में क्वेश्चंस को लिखा था वैसे ही हमने क्या किया उसे फ्रैक्शन में बदल के बहुत ही छोटे रूप में इसको सॉल्व कर लिया है दोस्तों। आई बात समझ में? आइए चलते हैं। और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ये बात मत ध्यान रखिएगा कि भाई इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं का समाधान इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता। ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, स्पेशली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स जो कि समय को बढ़ाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर वे में समझ लिया, आगे चलते हैं हम किस क्वेश्चन को समझने के लिए, सेकंड वाले को, जो किस पर आधारित है, नंबर सिस्टम या कि संख्या पद्धति पर आधारित है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दोस्तों कि यदि 54 360 का x% है, ठीक है 54 360 का x% है, तब 736 का 5x% क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो कहना क्या चाह रहा है कि 54 360 का x% है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि 54 360 का परसेंट है कितने में। तो मैंने लिखा 54 और 360 का यानी कि बेस वैल्यू क्या आ गई आपके पास 360, कैलकुलेट पे हो रहा है 360 पे हो रहा है, कितना प्रतिशत, तो मैं क्या करूंगा आपको 100 का गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा कि 54 360 का कितना परसेंट है। आई बात समझ में? ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में समझा हुआ है। आई बात समझ में? जैसे कि मैंने किया 0 से 0 कैंसिल। अब मुझे पता है कि 18 का पारा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है, और 2 से इसको काटा मैंने 5 बार में, तो मेरे पास क्या आ गया आपकी वैल्यू, ये आ गई आपकी कितनी 15 आ गई। तो ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये वैल्यू x% की आ गई, मतलब x कितना हो गया आपके पास 15% हो गया। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मैं आगे चला, मुझसे कहा गया है कि तब 736 का 5x% बताइए, यानी कि x की वैल्यू तो 15 निकल चुकी है, अब मैं क्या करूं 5x की वैल्यू निकाल लूं। तो जब x बराबर 15 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणित 15, यानी कि हो जाएगा 15 5 75, ये प्रतिशत आ गया। आई बात समझ में? तो 75% निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 736 का 5x% यानी कि 736 का 75% कितना होगा। आई बात समझ में? हम लोग करते हैं इसको, 25 के 75, 25 चौको 100, 4 से हम लोग ने काटा है इसको, 4 एकम 4, ठीक है, 4 8 32 और 4 चौको 16, मतलब आंसर क्या आएगा आपका 4 3 12, 80 का 1 18 3 54 और 55। तो दोस्तों 552 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 552 आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, ये इबारती क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 जगह से देखा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन में जो मॉडिफाई किया जा सकता था, जो चीजों को समझा जा सकता था, उन चीजों को भी हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको क्लियर किया हुआ है। ए की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है, तो मैंने कहा कि भैया 20% की बात कर रहा है, तो 20% यानी कितना होता है, 20% होती है फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होता है 1/5 होता है कि नहीं होता है। अब 20% अधिक है, यदि मैंने मान लिया कि ये 500 के बराबर है,
और 20 अधिक है, तो 5 से 1 अधिक हुआ कि नहीं हुआ फ्रैक्शन वैल्यू में? बिल्कुल हुआ। तो 5 से 1 अधिक है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर A, B, C और D, 4 कॉलम बना के मैंने फुर्सत हो गया। आई बात समझ में? A की आय B से 20% अधिक है, तो B की यदि 5 है और 5 पर 1 अधिक है, यानी कि कितनी हो जाएगी? A की आय B की तुलना में 6 हो जाएगी, और B की आय कितनी मान ली हमने? 5 मान ली, कोई दिक्कत। B की आय C की आय से 25% अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, ये हो गई हमारी 20% वाली बात, इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। B की आय C से 25% अधिक है, तो B की आय C की आय से 25% अधिक है, तो 25% मतलब होता है कितना? 1/4। अब B अधिक है 25 की तुलना, किसकी तुलना में? C की तुलना में। तो C में मैंने यदि मान लिया कि C यदि 4 है, तो B अपने आप में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो B तो 5 है ही, तो C को मैं 4 रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो हमारी क्या होगी? प्रतिशत वाली जो वैल्यू थी, हमने फ्रैक्शन वैल्यू या फिर इसको यूनिट वैल्यू के रूप में हमने 4 हटा लिया। आई बात समझ में? अब मैं आगे गया, मैंने निकालना है D की वैल्यू, ठीक है? तो C अब बोल रहा है कि C की आय D से 50% कम है। C की आय D से 50% कम है। अब 50% कम है मतलब सीधा क्या हो गया? आधा हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, उसका 50% कम मतलब 50% ही। और 100 और 50 में क्या संबंध है कि भाई 50 जो है 100 का आधा है, तो 4 जो होगा वो D का आधा हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने यहां मान लिया वैल्यू क्या? 8 हो गई। आई बात समझ में? अब मुझसे कहा गया कि क्वेश्चन क्या बनता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, A की आय D से कितने प्रतिशत कम है? A की आय D से कितने प्रतिशत कम है? तो मैंने यूनिट वैल्यू में देखा कि भैया 8 और 6 में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 का अंतर आ रहा है और D से कंपेयर करने की बात की तो 2 कम है किस पर? D पर। तो ये जो 2 होगा दोस्तों, वो 8 का कितना प्रतिशत होगा? तो मैं लिख सकता हूं 2/8 गुना 100। ठीक है, 2 से मैंने काटा इसको 4 बार में और 4 से काटा इसको 25 बार में, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 25%। आई बात समझ में कि हमने क्या किया? पहले वैल्यूज को परसेंट था, परसेंटेज को यूनिट वैल्यू में लेके आए। A, B, C और D इन चारों की वैल्यूज हमने किस हिसाब से निकाली? परसेंट को यूनिट वैल्यू मानकर, उनको फ्रैक्शन वैल्यू मानकर हमने नॉर्मल निकाल लिया। हमको परसेंट की कोई जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 25% आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताइए, यदि दो चीजें दी हुई है कि मेरे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु का मूल्य मेरे को पहले था भैया कितना? 16 रुपए था। अब मैंने क्या कर दिया? उसको बढ़ा के अब मैंने कर दिया है 20 रुपए। ठीक है, यहाँ पर बात ये नहीं बनती कि हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया कि हम कितना कम करें ताकि खर्च पूर्वक रहे। हमें खर्च 16 रुपए ही करना है, तो हम क्या करेंगे? हम 20 में से कितना कम करें कि 16 हो जाए। अब हमसे संख्यात्मक रूप में पूछा होता तो हम क्या करते हैं? हम इस 20 में से 16 को माइनस कर देते हैं और 4 रुपए हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया? कितने प्रतिशत की कमी की जाए। हम पे क्या, हमको किस चीज पे फोकस करना है? हमको प्रतिशत पे फोकस करना है कि कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पूर्ववत रहे। तो बेसिक सा एक लॉजिकल हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि भाई इस 4 को हमने कम किया है, किस पर कम किया है? तो 4 को मैंने कम किया है 20 पर, तो मैंने 20 को मान लिया बेस और 4 को मान लिया 20 का एक हिस्सा। तो 4/20 यानी कि 4 20 का कितना प्रतिशत है, और गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो 4 20 का कितना प्रतिशत है? ये बात क्लियर हो गई आपके सामने। तो मैंने क्या किया भैया? ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटा मैंने, कितनी बार में कटा? ये 5 बार में कट गया। ठीक है, फिर 5 से मैंने इसको काटा तो कितनी बार में कट गया? 20 बार में कट गया। तो 200% रूप में मेरा आंसर कितना आ गया? 20%। यानी कि हमको खर्च पूर्ववत करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? हमको 20% की क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। है बस समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कौन से? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, एक बास्केटबॉल की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। भैया 20% की वृद्धि हो रही है, इसका क्या तात्पर्य है? हमसे कहा गया कि भैया कोई बास्केटबॉल है, पहले इसकी कीमत कितनी थी? पहले इसकी कीमत रही होगी मान के चलिए 100% के रूप में, तो 100%। अब इसमें वृद्धि होगी कितने की? अब इसमें वृद्धि हो गई 20% की, तो वो बढ़ के कितना हो गया? 120%। आई बात समझ में? यानी कि कोई वस्तु पहले 100 रुपए की थी, अब 120 रुपए की होगी, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। अब आगे बात बोल रहा है कि ऐसा होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है।
होने से क्या होता है, इसकी बिक्री 50% से घट जाती है। अब पहले यदि बिक्री होती थी पूरे 100 रुपए की, अब आधी हो रही है तो 50%, लेकिन हमारे मूल्य में वृद्धि हुई है। आई बात समझ में? तो पहले यदि हम 100 रुपए खर्च करते थे, अब 120 खर्च कर रहे हैं, तो 50% कम होगा किस पर? 120 पर। ठीक है, तो हम लोग देख लें कि भाई 120 का 50% यानी 120 का आधा कितना हो गया हमारे पास? 60 हो गया कि नहीं हो गया? सीधी सी बात है, फिर से समझ लो कि भाई बास्केटबॉल की पहले कीमत थी 100 रुपए, 20% की बढ़ोतरी हो गई तो अब कीमत होगी 120% के रूप में, यानी 120 रुपए मान लिया। फिर कहा गया कि ऐसी वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। अब वृद्धि हुई तो घटेगा किस पे? बढ़े हुए मूल्य पे। तो बढ़ा हुआ मूल्य यदि 120 है और 50% घट गया, मतलब कि सीधा आधा हो गया, तो आधा होना यानी कितना हो गया? 60 रुपए उसकी कीमत होगी। ठीक है, आई बात समझ में कि भाई 60 रुपए में कोई भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग से बोल रहा है कि घट जाती है, तब कोई दुकानदार पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम आय प्राप्त करेगा? तो पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम आय प्राप्त करेगा? पहले वो चीज बेचता था और 100 रुपए पूरे खर्च करता था, अब वो चीज बेच रहा है लेकिन आधा ही बेच पा रहा है, तो 60 बेच पा रहा है, तो कितना कम हो रहा है उसमें से? उसमें सीधा सीधा कितनी कमी हो रही है? 40 की कमी हो रही है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दोस्तों कि 40% का क्या हो रहा है यहाँ पे? कम आय प्राप्त कर रहा है वो। आई बात समझ में? ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, 3 वर्षों तक क्रमशः 10%, 20% एवं 25% की वृद्धि होने से परिणामित जनसंख्या कितनी हो जाएगी? एक बात बताइए कि क्या मैं, अच्छा आपका दिमाग एकदम किस तरफ दौड़ता है कि भाई 3 वृद्धि हो रही है, तो एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग 10, 20 और 25 को जोड़ देते हैं, तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 5 55%। तो जो भी 55% की वृद्धि होगी हम लोग उसको बढ़ा के लिख देंगे। तो क्या है? सही है? बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये सब हमको बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका आंसर जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। एसएससी की एग्जाम आप दे रहे हैं तो सीधा सीधा आपका आधा नंबर माइनस मार्किंग हो जाएगा और 2 नंबर तो कटेंगे, सीधा सीधा 2.5 नंबर का नुकसान आपका हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं करना है हमको, थोड़ा चीज समझो। यदि वो अलग अलग दर दे रहा है और 3 वर्षों में अलग अलग वृद्धि हो रही है, तो पहले 10% की वृद्धि जो होगी वो किस पर होगी? वो 50,000 पे होगी। दूसरे 20% की वृद्धि जो होगी वो 1 साल के बाद की जनसंख्या पे होगी, और तीसरी वाली जो वृद्धि होगी वो दूसरे साल के बाद की जनसंख्या पर वृद्धि होगी। आई बात समझ में? मुझसे कहा गया कि 50,000 वर्तमान की जनसंख्या है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। 10% की वृद्धि हुई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 10% की वृद्धि हुई है, और इसको हम फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/10। पहले कितनी थी? 10, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई? अब हमारे पास होगी 11/10 हो गई होगी। आई बात में? तो मैंने लिखा है इसको 11/10, ये हो गया पहले साल के लिए। तो इसका यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 साल के बाद की जनसंख्या निकल के आ जाएगी। आगे चला, मैं दूसरे वर्ष की बात की। दूसरे वर्ष में मुझसे कहा गया कि 20% की वृद्धि होती है। अब भैया ये बात क्लियर होगी कि पहले साल का बढ़ा दिया, अब दूसरे साल का बढ़ाना है, तो दूसरे साल का इतने पे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद की जनसंख्या है। 20% की वृद्धि हुई, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5, और 1/5 पहले कितना था? 5 था, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया हमारे पास? अब हमारे पास हो गया 6/5। तो मैं लिख सकता हूं उसको यहाँ पे 6/5, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, ये हो गई तीसरे वर्ष की भी बात। अब इतना पूरा जो हो गया वो किसके हो गया? 2 वर्ष का हो गया। अब गई बात किस पे? तीसरा वर्ष पे। जब तीसरा वर्ष की बात की जाए कि 25% की वृद्धि होने से परिणामित जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो तीसरे वर्ष में हम लोगों ने देखा कि 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू में हम लिख सकते हैं इसको 1/4, यानी कि पहले कितना था? 4 था, अब 1 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? अब वो हो गया 5/4। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के, आपको केवल आपने लॉजिक वहां पर लगाना है कि परसेंट को हम लोग कैसे फ्रैक्शन रूप में बदल के क्वेश्चन को छोटा करें और उसको सॉल्व करें। तो मैंने वहीं पे क्या किया? 5/4 कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर लूं? इसको सॉल्व कर लूं। सबसे पहले तो दिख रहा है कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्लियर? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया? 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, कोई दिक्कत। फिर इस 2 से काटा मैंने
इसको, तो कितनी बार में कटेगा? 2500 बार में कटेगा। ठीक है, अब हो गया हमारे पास कितना? 2500 गुणित 3 मतलब कितना हो गया? 7500, और गुणित में क्या है? 11 है। ठीक है, अब एक बात बताइए, सभी को पता है कि 11 गुणा करने के लिए क्या हम लोग पूरी मेथड करेंगे 7500 गुणित 11 फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे? नहीं, हम लोग को पता है कि भाई 0 है तो 0 तो एज इट इज रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 11 से गुणा करने के लिए हम लोग को पता है कि हम क्या करते हैं, 11 से गुणा करने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई पहले लिखो इकाई में 5 को, फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 और 5 कितना हो गया? 12, जिसका हमने 2 लिख दिया और 1 क्या कर दिया हासिल में। और ये जो 7 है, 7 के साथ हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8। तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 825। तो हमारी आंसर क्या हो गया दोस्तों? 82,500। ये हमारी क्या हो गई? 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या। आई बात समझ में? बहुत ही छोटे रूप में किया है। छोटा रूप कब पॉसिबल हो सका? जब हम गुणा और प्रतिशत की वैल्यू को शॉर्ट कर सके। क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भाई रमेश अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्रों पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। साथ ही बताया गया है कि वह 7,000 रुपए बचा भी लेता है। अब इतना होने के बाद बताइए कि रमेश की मासिक आय कितनी हुई। अच्छा, एक बात बताइए कि भाई रमेश की मासिक आय की बात की जाए तो मैं यदि कहूं कि भाई रमेश की मासिक आय 100% है तो कुछ गलत होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी संख्या, कोई भी आय, किसी भी तरह का नंबर हो वो अपने आप में 100% होता है। हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हैं। तो मासिक आय मान के चलिए, मैंने कहा कि भाई 100% है। ठीक है, अब इस 100% में कुछ हिस्सेदार हैं। पहला हिस्सा गया भोजन की तरफ, तो पहला हिस्सा भोजन ने ले लिया कितना? पहला हिस्सा ले लिया 20%। दूसरा हिस्सा गया वस्त्र पर, वह गया कितना? 30%। तीसरा हिस्सा जाता है मनोरंजन पर, जो कितना हुआ आपके सामने? 15% हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो मैंने जब इन तीनों को जोड़ दिया तो 3 और 2 5, यानी कि कितना हो गया हमारे पास? 65%। हम लोग ने क्या कर दिया दोस्तों? ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर। कितना हो गया एक्सपेंडिचर? इतना हम लोग खर्च कर चुके हैं। अब रमेश भाई बोल रहे हैं कि मैंने इतना करने के बाद 7,000 रुपए बचा भी लिए। तो मैंने ये बात देखी कि भाई मासिक आय मेरे पास कितनी थी? 100% थी। मेरा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना हो गया? 65% हो गया। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई अंतर जितना निकला है 35, वो हो गया प्रतिशत के रूप में बचत। प्रतिशत के रूप में क्या होगी? बचत हो गई। अब ये तो गया प्रतिशत के रूप में, और यहाँ रुपए या कि हम आय के रूप में कितना बचा हुआ है? हमारे पास 7,000 रुपए बचा है। तो एक बात आप लोग समझ सकते हैं कि यह 7,000 रुपए किसके बराबर है? यदि यह 7,000 रुपए 35% के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं 7,000 बटे 35। तो 7,000 यदि 35 के बराबर है तो मासिक आय कितनी है हमारी? 100%। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। तो 7,000 यदि 35% के बराबर है तो 100% हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो मुझे पता है ये 35 दूनी कितना होता है? 70 होता है। तो मैंने यहां लिख दिया 200, और आंसर मेरा कुछ इस तरह से होगा 20,000 रुपए। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया? मासिक आय आ गई। चीजें अपन ने समझ ली कि भाई पहले हमारे पास क्या दिया हुआ था कि टोटल आय में से हम लोगों ने खर्चे निकाल लिए कि 20, 30 और 15% के 3 खर्चे हो गए। ठीक है, टोटल मतलब प्रतिशत के रूप में 65% का खर्चा हो गया। बचा कितना? 35% के रूप में, जो कि संख्यात्मक रूप में 7,000 रुपए के बराबर है। और 7,000 रुपए यदि 35 के बराबर तो 100% यानी कि मासिक आय हम लोग निकाल सकते हैं। वो आंसर कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए के बराबर। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है भैया कि भैया कोई छात्र यदि 28% अंक प्राप्त करता है। क्लियर होगी बात? 28% अंक प्राप्त कर रहा है तो पहली लाइन पढ़ के हम समझ जाना चाहिए कि हमारे पास जो पूर्णांक है वो कितने मान लिया हमने प्रतिशत के रूप में? 100%। कितने मान लिया हमने? 100%। इस 100% में से एक छात्र मान लिया कोई ए है, एक अन्य छात्र की बात कर रहा है, मतलब मान लिया मैंने बी है। अब आते हैं 28% अंक प्राप्त करके वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया भैया। तो इसको मिले कितने? 28%। और कितने नंबर से रह गया वो 14 अंकों से रह गया। तो मैंने मान लिया कि उत्तीर्ण अंक जो थे वो x थे। तो इन दोनों के अंकों का अंतर कितना हो गया? 14 अंक हो गया। आई बात समझ में? आगे हम चलते हैं कि अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। दूसरा छात्र है बी, वह 32% अंक प्राप्त करता है। तो मैंने लिखा ये कितने के बराबर है? 32% के बराबर।
क्लियर हुई बात। और अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 18 अंक दे रखा है, क्योंकि अंक प्राप्त करके वो 18 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो 18 उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 18 अंक के बराबर। समझते कहां जाके अटकती है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे तब जाके पूर्णांक हमको मिलेगा, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालें? क्या हम लोग इनका अंतर जानते हैं प्रतिशत रूप में? बिल्कुल भी नहीं। इनका अंतर जानते हैं प्रतिशत के रूप में? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर हम लोग प्रतिशत के रूप में भी जानते हैं और अंकों के रूप में भी जानते हैं। तो देखा यह गया कि 32% और 28% का परसेंटेज के रूप में अंतर कितना निकल गया, 32 ऋण 28 हमारे पास हो गया 4% के बराबर। और वहीं 14 अंक और 18 अंक जो इन दोनों परसेंटेज के बीच के अंकों का योग है वह कितना हो गया, 14 और 18 कितना हो गया हमारे पास, 32 हो गया। तो अंकों के रूप में कितना हो गया, 32 अंक का क्या आ गया, अंतर आ गया। आई बात समझ में, जो किसके बराबर है, 14 प्लस 18 के बराबर हुई। आई बात समझ में। अब देखा गया कि प्रतिशत के रूप में अंतर 4% क्लियर हो गया, अंकों के रूप में कितना हो गया, 32 अंक। तो यह मैंने देख लिया कि यह 32 अंक किसके बराबर हो गया दोस्तों, 4% के बराबर हो गया। यदि 4% के बराबर हो गया, ठीक है, तो 100% निकालना है हमारे को, तो 100% निकाल लूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई करके। भाई 32 यदि 4% के बराबर है तो 100% 100 का मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो हमने निकाल लिया 4 8 है 32 और आंसर हमारा कितना आ गया, 800 अंक आ गया। आई बार समझ में, ये हो गया 800 अंक हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई बार समझ में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन कहीं से भी ऐसा नहीं कि भाई मन से उठा के हम लोग ने बना लिया, नहीं, ये क्वेश्चन बेसिक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एज इट इज फुट के एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, बैंक, रेलवे, एसएससी, सब में जहां भी प्रतिशत के कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं वहां इस क्वेश्चन की प्राथमिकता कुछ ज्यादा ही होती है। अब चलते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये 8वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ कि भाई चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव की बात चल रही है। भाई कोई भी चुनाव है जहां पे 2 लोग खड़े हैं, उन दोनों में किस चीज को लेकर कंपटीशन है वो देखते हैं। जीतने वाले व्यक्ति को 54% मत प्राप्त होते हैं और वो कितने मतों से जीत जाता है, प्रतिशत के रूप में तो 54% मिले और कितने से जीत गया, 640 से जीत गया। मतलब कि दोनों उम्मीदवारों को मिलने वाले मतों का अंतर निकल गया है 640, क्योंकि वो 640 अधिक है, जीत जाता है। हारने वाले को प्राप्त अंक बताइए, हारने वाले को प्राप्त मत बताइए। आई बात समझ में। तो मैंने देखा कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, अब मैंने बताया कि टोटल कितने प्रतिशत मत डले होंगे, तो मत डले होंगे दोस्तों मैंने मान लिया कि 100%। आई बात समझ में, जिसमें से 54% किसको मिले, जीतने वाले को, तो मैंने लिखा यहाँ पर विनर और यहाँ लिखा लूजर। ठीक है, तो 54% यदि किसको मिले, विनर को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली लूजर जो होगा, जो हारने वाला होगा, उसको कितने मिले होंगे, उसको मिले होंगे 100 में से 54 माइनस किया तो बचा कितना हमारे पास, 46% मिले होंगे, नहीं मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। आई बात समझ में। अब एक बात बताइए कि वह जीतने वाला व्यक्ति 640 मतों से जीत गया, तो प्रतिशत के रूप में इनका अंतर कितना आ गया, 8% आ गया, नहीं आ गया, 46 और 54 के बीच का अंतर 8% आ गया कि नहीं आ गया। आई बात समझ में। तो यदि 8% है और वह मतों के रूप में कितना दिया है, 640, तो एक बात ध्यान में आती है कि यह 8% किसके बराबर हो जाएगा, 640 के बराबर, जो कि अंतर को दर्शा रहा था। तो यह 640 जो है वह किसके बराबर हो गया, 8% के बराबर हो गया, तो 100% बताइए। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां से 8 8 64, तो टोटल मतों की संख्या कितनी निकल गई हमारे पास, 8000 निकल गई। ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो उम्मीदवारों से लिखे हुए क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग टोटल तो निकल गए हैं, अब हमसे पूछा गया कि हारने वाले को प्राप्त मत जो है वो कितने हैं। अब हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को 46% मिले, ये निकल गया 100, ये कितना निकल गया हमारे पास, 8000 निकल गया। तो हारने वाले को हम लोग 46% आसानी से निकाल सकते हैं। हमने निकाला 8000, इसका 46% निकाल लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हारने वाले को कितने मिले। आई बात समझ में। ये क्या 0 8 48 की 8 का 4 8 को 32 और 4 36, तो हारने वाले व्यक्ति को कितना मिले, ये हमारा आंसर हो गया 3680। वैसे ही हम लोग जीतने वाले के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जीतने वाले को कितने मत मिले, हारने वाले को कितने मत मिले और कुल कितने मत मिले। तो हमारे पास कितना है, कुल वाले मत भी निकल गए और हारने वाले जो पूछे थे हम लोग के निकल गए 3680, और जीतने वाले का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर बात। ये हुए आज के बेसिक के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में आप लोगों को देता हूं, वो क्वेश्चन आप लोग कीजिए, पूरा अच्छी तरह से कीजिए उसके सॉल्यूशन को, और जो भी आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आइए देखते हैं वो क्वेश्चन।
तो दोस्तों जैसा कि आपने आज के सेशन में देखा, जो भी क्वेश्चंस थे फ्रेशर्स और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछे ही जाते हैं, ये बात तय है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको खुद को सॉल्व करना है। आपको जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के सेशन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तब बताइए कि घटा हुआ प्रति किलोग्राम में मूल्य क्या होगा। आई बात समझ में? तो ये वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये ध्यान रखिए कि ये लेवल बेसिक का था और अगला जो वीडियो आएगा वो एडवांस लेवल का आएगा जो कि हमारे सिलेक्शन को रोकता है। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए। जय भारत।